हेलो एंड वेलकम टू शकुंतलम क्लासेस। सो गाइस, आज हम अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे चेक्स के बारे में। चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 6 में डिफाइन है। इसके अकॉर्डिंग चेक एक ऐसा टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है जो एक स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ होता है। चेक एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी इंक्लूड करता है और ट्रंकेटेड चेक भी इंक्लूड करता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक का ये मतलब है कोई भी ऐसा चेक जो किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को यूज़ करके बनाया जाए। एक ट्रंकेटेड चेक का ये मतलब है कि एक फ़िज़िकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक चेक में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि उसके फ़िज़िकल मूवमेंट की फ़र्दर ज़रूरत ना पड़े। जो क्लियरिंग हाउसेज हैं वो आरबीआई के द्वारा गवर्नड होते हैं। क्योंकि एक चेक एक टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक चेक पे भी सेक्शन 5 की सारी कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी, जैसे कि ड्रॉई का नेम स्पेसिफाइड होना चाहिए, जो अमाउंट है वो सर्टन होना चाहिए कि कितना अमाउंट ड्यू है, उस पर कोई भी कंडीशन नहीं अटैच होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक चेक को किसी भी टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। लास्टली, कि हर चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है पर हर बिल ऑफ एक्सचेंज एक चेक नहीं है। डिफरेंस बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। आइडेंटिटी ऑफ द ड्रॉई। चेक के केस में ड्रॉई हमेशा एक बैंकर होता है, पर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉई कोई भी एक पर्सन हो सकता है। डेज ऑफ ग्रेस। चेक के केस में कोई डेज ऑफ ग्रेस अलाउड नहीं होते, पर बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्यू डेट के बाद 3 डेज ग्रेस के भी अलाउ किए जाते हैं। डिसऑनर। एक चेक के डिसऑनर के केस में बैंक एक लेटर लिखता है चेक के डिसऑनर के रीजंस को स्पेसिफाई करते हुए, और एक बिल ऑफ एक्सचेंज केस में डिसऑनर के टाइम पे उस बिल का नोटिंग और प्रोटेस्ट किया जाता है। व्हेन पेएबल। एक चेक हमेशा डिमांड पे पेएबल होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज अपने ड्यू डेट के टाइम पे पेएबल होता है। स्टैंपिंग। चेक की कोई स्टैंपिंग नहीं की जाती, पर बिल ऑफ एक्सचेंज की स्टैंपिंग की जाती है। क्रॉस्ड। एक चेक क्रॉस्ड हो सकता है, पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज को कभी क्रॉस नहीं किया जाता। ये है एक चेक का स्पेसिमिन, ये है एक बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमिन। मार्क चेक्स। मार्क चेक्स का ये मतलब है कि एक बैंक हमेशा एक ऐसे पर्सन को पे करने के लिए लायबल होता है जिसके फेवर में चेक इशू हुआ हो, पर कहीं अगर वो गलती से किसी चेक को डिसऑनर कर दे, यानी कि जब एक अकाउंट में सफिशेंट फंड्स हैं पर फिर भी वो चेक को इनकैश कराने से मना कर दे, ऐसे में बैंक के कस्टमर की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है और वो बैंक के ऊपर डेफेमेशन का केस कर सकता है। ऐसे सिनेरियोज़ को अवॉइड करने के लिए एक चेक को बैंक गुड मार्क कर देती है। गुड मार्क करने का ये मतलब नहीं है कि बैंक कोई एक्सेप्टर हो गया या उसकी लायबिलिटी कोई एक्सेप्टर की हो गई, पर गुड मार्क करने का बस ये मतलब है कि जिस दिन आप चेक को पास कर रहे हैं उस दिन बैंक अकाउंट में सफिशेंट फंड्स हैं उसको इनकैश कराने के लिए। ये है एक मार्क चेक का स्पेसिमेन। क्रॉस चेक्स एंड स्पेशल क्रॉसिंग। क्रॉस चेक्स का ये मतलब है कि चेक के ऊपर 2 ट्रांसफर्स लाइन बना देना। स्पेशल क्रॉसिंग का ये मतलब है कि चेक के ऊपर 2 ट्रांसफर्स लाइन बना देना और उनके बीच में एक बैंकर का नाम लिख देना कि ये चेक किसको इशू हुआ है। ये है एक स्पेशल क्रॉसिंग का स्पेसिमेन। नॉन नेगोशिएबल एंड अकाउंट पे चेक्स। नॉन नेगोशिएबल। सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग अगर किसी चेक के ऊपर नॉन नेगोशिएबल का वर्ड्स लिख दिए जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसफ़रेबल नहीं, वो ट्रांसफ़रेबल तो है, बस का ये मतलब है कि जो ट्रांसफ़री है यानी जिसको चेक मिला है उसका टाइटल ट्रांसफ़रर से बेटर नहीं हो सकता, यानी कि जिसने उसको चेक दिया है जो उसका टाइटल था उतना ही टाइटल उसका ही रहेगा जिसको वो चेक रिसीव हुआ है। अगर कहीं ट्रांसफ़रर का टाइटल ख़राब हो जाता है तो आगे ट्रांसफ़री का टाइटल भी ख़राब हो जाता है। टाइटल ख़राब होने का मतलब अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरीके के गलत तरीके से लिया गया हो। अकाउंट पे चेक। एक चेक को अकाउंट पे का मार्क करने का बस ये मतलब है कि जो चेक का अमाउंट है वो सीधा अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। ये है नॉन नेगोशिएबल चेक और अकाउंट पे चेक के स्पेसिमेंस।
होल्डर। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग होल्डर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन में है और उसके पास उसका टाइटल है। एक होल्डर एक पेई या इंडोर्सी भी हो सकता है और वो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो अमाउंट ड्यू है इसको रिकवर कर सकता है। होल्डर फॉर वैल्यू मतलब जिस पर्सन ने कोई कंसिडरेशन देकर कोई इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया हो वो उसका होल्डर फॉर वैल्यू है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब जब एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट के केस में उसकी ड्यू डेट आने से पहले जब कोई पर्सन कंसिडरेशन देकर उसकी पोजीशन एक्वायर करता है बिना किसी डिफेक्ट इन टाइटल को नोटिस किए और बिना किसी गलत तरीके से गुड फेथ में। असेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ होल्डर। होल्डर होने के लिए कौन कौन सी असेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं? अरे यार, conditions which need to be specified to be entitled to be a holder. The holder must prove that the holder has paid consideration in exchange of bill. होल्डर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने बिल कोई कंसिडरेशन देकर एक्वायर किया है, वो उस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन में तब आया था जब उसका अमाउंट पेबल नहीं हुआ था, उसने इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में एक्वायर किया है और उसने उस इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर करते वक्त कोई भी टाइटल में डिफेक्ट नोटिस नहीं किया था। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पेएबल टू बेयरर एंड पेएबल टू ऑर्डर, ये दो तरीके की क्लासिफिकेशन है। एक इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेयरर तब होता है जब उस पर एक्सप्रेसली ये मेंशन्ड होता है कि जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है उसी को पैसा पेएबल होगा। या फिर एक इंस्ट्रूमेंट तब बेयरर माना जा सकता है जब वो है तो पेएबल टू ऑर्डर पर उसको कहीं आगे एंडोर्स ही नहीं किया गया, तो जो उसका ड्रॉई है वही उसका पेई भी है, यानी जिसके पास वो बिल है उसी को पैसा मिलेगा। एक इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर तब माना जा सकता है जब वो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पे किया गया हो या किसी स्पेसिफाइड पर्सन के डायरेक्शंस के थ्रू पे किया गया हो, या फिर उसमें कोई ऐसे वर्ड्स ना लिखे हों जिससे ये इंटेंशन पता चल रहा हो कि उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए। जब एक इंस्ट्रूमेंट पेई को बेयरर नहीं होता तो उस पर मेंशन किया जाना चाहिए क्लियरली कि वो किसको पेएबल है। डिलीवरी सेक्शन 46 में डिफाइन है, जिसके अकॉर्डिंग प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल टू बेयरर ही होते हैं। एक एंडोर्समेंट इन ब्लैंक को एंडोर्समेंट इन फुल कन्वर्ट किया जा सकता है जब एंडोर्सी उसमें कोई सर्टेन डायरेक्शंस नोटिस कर दे वहाँ। इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट जो कि एक रेसिडेंट ने बनाया हो, एक रेसिडेंट के लिए ही पेएबल हो और इंडिया में ही बनाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, A, a resident of Calcutta, draws a bill on B, a resident of Hyderabad. Such a bill is an inland instrument. वो एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि वो इंडियन ने ही बनाया है, इंडिया में ही बना है और इंडिया में ही पेएबल है और एक इंडियन पर ही पेएबल है, इंडियन ही उसको पे करने के लिए लायबल है। एज पर सेक्शन 12, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग एक फॉरेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में ड्रॉअर की लाइबिलिटी उस प्लेस के लॉज से गवर्न होगी जहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है और ड्रॉई की लाइबिलिटी उस प्लेस के लॉज से गवर्न होगी जहाँ पे वो बिल एक्सेप्ट किया गया है। एम्बिगुअस इन इनोकेट बिल, इस एक्ट के सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग माफ़ कीजिएगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे कि देखने से पता नहीं चल रहा है कि वो कोई प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, ऐसे में उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर उसको जो मानेगा उसको आगे तक के लिए वही ट्रीट किया जाएगा।
इनोकेट इंस्ट्रूमेंट। इनोकेट इंस्ट्रूमेंट का सीधा सीधा ये मतलब है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इनकम्प्लीट है, जैसे कि उसमें कोई ड्रॉई का सिग्नेचर अच्छे से नहीं हो रखा है या कोई अमाउंट क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है। लीडिंग केसेस रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। केस हरमन इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नेशनल पैनासोनिक इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चेक के डिसऑनर के केस में जो जुरिस्डिक्शन होगी वो सेक्शन 177 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू गवर्न होगी। इसका मतलब कंप्लेन वहाँ फाइल किया जाएगा जहाँ पे वो चेक डिसऑनर हुआ है। केस पीजे एग्रो लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में ये कहा था कि अगर कोई डायरेक्टर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चेक इशू करता है और वो डिसऑनर हो जाता है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। केस रोहित भाई जीवनलाल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में ये कहा था कि एक कंप्लेनेंट के फेवर में हमेशा एक प्रिजम्पशन रहेगा कि कोई लीगली इन्फोर्सेबल डेट एग्जिस्ट करता है। MS सेकाजेन इंडियन लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा वेदनेनी। The court held that check dishonor complaints filed based on second notice issued after representation of check is maintainable। इसका मतलब अगर कोई कोर्ट केस फाइल होता है सेकंड नोटिस ऑफ डिसऑनर पे तो वो भी मेंटेनेबल है। थैंक यू। सो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जल्द ही।